नमस्कार दोस्तों, आज है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर के करंट अफेयर के साथ मैं हाजिर हूँ। आज से जो भी करंट अफेयर मैं बताऊँगा उसके साथ साथ स्टैटिक जीके, जो महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके है वो मैं आपको साथ साथ में करवाऊँगा। ठीक है, तो आपका करंट भी तैयार होगा और स्टैटिक जीके भी तैयार होगी। ठीक है, साथ के साथ आज वाले वीडियो के जो शॉर्ट नोट हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या फिर मैं ग्रुप में डाल दूँगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में चारों दिन के पीछे जो 4 दिन हुए पीछे चारों दिन के करंट अफेयर मैं आपको करवा दूंगा विद शॉर्ट नोट्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भारत का पहला जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग प्रोजेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक टग मतलब ये इलेक्ट्रिक टग प्रोजेक्ट किस बंदरगाह पोर्ट पर शुरू हुआ है। ठीक है, तो आज वैसे संडे है तो आज के न्यूज़पेपर में ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है नहीं, जो थे कुछ मैंने रिवीजन के लिए डाल दिए, कुछ एक दो नए बने थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, तो ये कहाँ पे शुरू हुआ है? कांडला पोर्ट के ऊपर। ठीक है, इसका स्टेटिक्स, कांडला पोर्ट को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? दीनदयाल पोर्ट। भारत का पहला जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग प्रोजेक्ट गुजरात स्थित कांडला पोर्ट दीनदयाल पोर्ट पर शुरू किया गया है। ये ग्रीन टग ट्रांसमिशन प्रोग्राम का हिस्सा है। GTTP इस प्रोग्राम का हिस्सा है जिसका उद्देश्य 2030 तक भारत को ग्रीन शिप बिल्डिंग का वैश्विक केंद्र बनाना है। ठीक है, इसके स्टैटिक फैक्ट हैं, यह परियोजना 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र है। ठीक है, इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 1 मेगावाट। क्षमता कितनी है? प्रति वर्ष ये 140 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया। तो आज के बाद जो भी मेरी करंट अफेयर की क्लास होगी मैं हर करंट अफेयर के अंदर स्टैटिक जीके के सारे फैक्ट डिस्कस करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैंकर पत्रिका द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक की मान्यता किस बैंक को दी गई है? तो ये मान्यता किसको दी गई है? बैंक ऑफ बड़ौदा को। द बैंकर पत्रिका ने वार्षिक रैंकिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। इसे एशिया प्रशांत प्रणाली में बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला है, जो इसके नवाचार और बैंकिंग उद्योग में उत्कृष्ट योगदान को दर्शाता है। स्टैटिक तथ्य क्या भी? बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई थी। मुख्यालय इसका वडोदरा गुजरात के अंदर है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? SBI, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। पुरस्कार क्या मिला है? फाइनेंशियल टाइम्स के द बैंकर अवार्ड के तहत इसको पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? इंडिया तो तीसरे स्थान पर रहा है क्योंकि इंडिया 4-2 से अर्जेंटीना से हार गया था। तो ये जीता किसने है? जर्मनी। और जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। भारत की पता है, बेल्जियम की आपको बताना है। तो इसके स्टैटिक फैक्ट के साथ जर्मनी ने फाइनल में स्पेन को हराकर पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। ये जर्मनी का रिकॉर्ड 8वीं बार जूनियर विश्व कप खिताब है। आयोजन कहाँ हुआ इसका? भारत के अंदर, और चेन्नई और मदुरई दोनों में हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 28 नवंबर और 10 दिसंबर तक इसका कोई वो नहीं है। इसमें उप विजेता रहा है स्पेन। सीनियर हॉकी विश्व कप 2023 विजेता। सीनियर में भी कौन था? जूनियर में भी जर्मनी और सीनियर में भी जर्मनी। FIH का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्विट्ज़रलैंड, और स्थापना हुई थी 1900 में। मैं स्टैटिक जीके पूरी कवर करूँगा। ठीक है, तो आपको स्टैटिक जीके के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। पहली राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन कर रहा है? भारत। भारत पहली राष्ट्रीय मंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी करेगा, जो कि 9 मार्च से 14 मार्च 2026 को खेली जाएगी। ये खो खो को ओलंपिक स्तर तक ले जाने की दिशा में बड़ा कदम है। इसमें राष्ट्रमंडल के 24 से अधिक देशों के शामिल होने की संभावना है। अब आ जाओ स्टैटिक फैक्ट के ऊपर। भारत खो खो खेल की जननी है, मतलब आविष्कार कहाँ हुआ खो खो खेल का? इंडिया के अंदर। प्रतिभागिता 16 पुरुष और 16 महिला टीम होंगी इसके अंदर। उद्देश्य क्या है? खेल को वैश्विक विस्तार करना, मतलब खेल को इतना बढ़ाना कि ये ओलंपिक तक चला जाए। अगला है भी गोल्डन ग्लोब्स
होराइजन पुरस्कार से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? ग्लोबल ग्लोब्स होराइजन पुरस्कार से। आपको स्टैटिक्स की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, तो अब मैं स्टैटिक्स पूरी कवर करवाने लगा हूँ। ठीक है, तो किसको मिला है ये पुरस्कार? आलिया भट्ट को। भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब्स होराइजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविज़न दोनों क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। गोल्डन ग्लोब की शुरुआत 1944 में हुई थी। बाफ्टा ब्रिटेन का प्रसिद्ध फिल्म पुरस्कार है। ऑस्कर अकेडमी अवार्ड अमेरिका का प्रसिद्ध फिल्म पुरस्कार है। ठीक है। टाइम मैगजीन द्वारा 2025 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? नील मोहन को तो पुरस्कार मिला था, कौन सा? यूट्यूब के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? एजा विल्सन। एजा विल्सन अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी एजा विल्सन को टाइम मैगजीन ने 2025 की बेस्ट एथलीट चुना है। WNBA में उन्होंने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, जिसमें चैंपियनशिप जीत, MVP और डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर भी खिताब शामिल है। इसके स्टैटिक तथ्य है, खेल कौन सा था भाई? बास्केटबॉल। ठीक है, USA के हैं ये। WNBA की स्थापना 1996 में हुई। टाइम CEO ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार देखो, टाइम CEO ऑफ, पिछले उसमें था ना नील मोहन को यूट्यूब के उसमें मिला, तो टाइम CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है नील मोहन को। जो मैं आपको छोटे छोटे फैक्ट्स बनाता था उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है, मतलब मैं कंप्लीट रिवीजन करूँगा भाई। यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस देश को संपूर्ण पाक कला, ठीक है, कुलिनरी आर्ट को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? तो किसको किया है ये? इटली को। ठीक है, ऐसे में आप पजल मत हो जाना कि कहीं ऐसे को भारत करके आ जाओ, नहीं, इटली को दिया है। क्यों दिया है ये देखो, यूनेस्को ने इटली को संपूर्ण पाक कला की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। ऐसा सम्मान पाने वाला इटली पहला देश है। इसके अलावा मिस्र के व्यंजन कोसारी को भी इस सूची में शामिल किया गया है। स्टैटिक तथ्य क्या है भाई? यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। और इसके अध्यक्ष कौन है भाई? खालिद अल अनानी। ठीक है, आज तो आपको स्टैटिक जीके में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। जलवायु नेतृत्व के लिए UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 के लिए किस भारतीय IAS अधिकारी को प्रदान किया गया है? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मैंने पहले करवा दिया है और ये किसको मिला है? सुप्रिया साहू जी, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती है। ठीक है, और ये IAS है। तो इसका स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। IAS सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 मिला। उन्होंने तमिलनाडु में मंजपाई प्लास्टिक विरोधी अभियान और नीलगिरी तहर संरक्षण के लिए इंस्पिरेशन इन एक्शन श्रेणी में सम्मान प्राप्त किया है। तो ये किस में प्राप्त किया? ये इन सभी में। UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम मुख्यालय कहाँ पे भाई? नैरोबी केन्या के अंदर। उसकी स्थापना हुई थी 1972 के अंदर। और UN का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है ये। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का। 2017 में PM मोदी को भी ये अवार्ड मिल चुका है। एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए चर्राइंग महोत्सव किस राज्य में बनाया गया? तो ये बनाया गया है असम के अंदर। ठीक है, असम के अंदर। विस्तृत विवरण है। चर्राइंग महोत्सव असम के माजुली में एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए आयोजित किया जाता है और ये 7 से 10 दिसंबर के बीच बनाया गया। यह पक्षी संरक्षण और संस्कृति को बढ़ावा देता है। इसके स्टैटिक फैक्ट्स हैं। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1633 में अहोम राजा स्वर्गदेव प्रताप सिंह ने करी थी। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। ये 150 प्लस देशी और प्रवासी पक्षियों का घर है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत में पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है वाराणसी के अंदर। ठीक है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाराणसी में पहले भारतीय स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल को लॉन्च किया है। फ्यूल पोत को लॉन्च किया है। ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देगा। स्टैटिक तथ्य क्या है इसके? सर्बानंद सोनोवाल जलमार्ग और जहाजरानी मंत्रालय हैं। इनके पास तकनीक में शून्य उत्सर्जन और हाइड्रोजन ईंधन
और उद्देश्य क्या है, अंतर्देशीय जलमार्गों में हरित परिवहन स्थापित करना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? तो सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने के लिए कानून लाने की घोषणा की है। इस प्रथा में किराएदार भारी एकमुश्त राशि को संपत्ति किराए पर लेते थे और मालिकों को सम्मिलित हो जाता था। स्टैटिक तथ्य क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाक्राइम नया टेक क्या है इसके अंदर, न्यू टेक TECH, महाक्राइम OS AI माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। उद्देश्य संपत्ति के कानून का आधुनिकरण। फुटबॉलर लियोनेल मेसी को 70 फीट की ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये कोलकाता में किया गया और यहाँ पे भाई कोलकाता में इनके आने से दंगे भड़क गए। ठीक है, मतलब उसके अंदर तोड़फोड़ हो गई, ग्राउंड के अंदर, जिस ग्राउंड के अंदर ये आए थे उसके अंदर तोड़फोड़ होगी। तो कोलकाता में श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब द्वारा लियोनेल मेसी को 70 फीट की विशाल लोहे की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मेसी ने स्वयं भारत के दौरे पर इसका अनावरण किया है। मेसी कहाँ के हैं भाई? अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तुलना किसके साथ की थी? स्टैचू ऑफ नॉलेज BR अम्बेडकर लातूर में है जो 70 फीट ऊंची है। थोड़ी भी आवाज़ में अभी थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि लैपटॉप की बैटरी लो हो गई, उसके कारण चार्जिंग पे थोड़ी आवाज़ में, तो ये आपको आप एडजस्ट कर लें। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देशों में के बीच युद्ध में निष्पक्ष रहने और शांति बनाए रखने की स्थिति को बढ़ावा देना है। शुरुआत कब हुई थी? 2017 में तुर्कमेनिस्तान के प्रस्ताव पर। अन्य दिवस कब है? 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे भी है। और तटस्थता किसी भी क्षेत्र में पक्ष न लेना। यूनेस्को ने ग्लोबल लर्निंग सिटी नेटवर्क में 46 देशों के कितने नए शहरों को शामिल किया गया है? तो ये किया है 72 को। यूनेस्को ने ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क 46 देशों के 72 नए शहरों को शामिल किया गया है। यह नेटवर्क शहरों के बीच सीखने और विकास की नीतियों को साझा करता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ भाई? पेरिस, फ्रांस के अंदर स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसके महानिदेशक है खलील अल हनानी। कोपरार जलाशय, कोपरार रिजर्वर, जिसे भारत की 95वीं रामसर साइट घोषित किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ के अंदर। कोपार जलाशय छत्तीसगढ़ की पहली और भारत की 95वीं रामसर साइट घोषित की गई है। यह एक मीठे पानी का जलाशय है। इसके अलावा राजस्थान की सिलेटेड झील 96वीं साइट बनी है। भारत में कुल रामसर साइट है 96। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय। तो ये थे भाई आज के 15 बेस्ट करंट अफेयर जो कि रिवीजन के साथ थे। नए करंट अफेयर इसके अंदर 4 ही 5 थे क्योंकि आज संडे थे। संडे के दिन करंट अफेयर बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।